बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट में वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी से क्या मुराद है? वैल्यू ऑफ मनी से मुराद यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हम ये लेंगे कि पैसे की परचेजिंग पावर कितनी है। मीन्स by value of money we mean the purchasing power of money. Purchasing power means the quantity of goods and services a unit of money can purchase. What rupee can purchase in Pakistan represent the value of money of the rupees. यानी पाकिस्तान में रुपया क्या ख़रीद सकता है या एक रुपये में हम क्या ख़रीद सकते हैं, वो उस एक रुपये की वैल्यू को शो करता है। गुड्स या सर्विसेज की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी एक रुपये की मदद से ख़रीदी जा सकती है उतनी उस रुपये की वैल्यू ज़्यादा होगी, और एक रुपये में जितनी कम क्वांटिटी चीज़ों और ख़िदमात की हम ख़रीद सकते हैं तो वो चीज़ जो है वो उसकी कम वैल्यू को ज़ाहिर करेगी। तो इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि हम पैसे के एक यूनिट से कितनी गुड्स या सर्विसेज ख़रीद सकते हैं, या जो यूनिट ऑफ मनी है उसकी जो परचेजिंग पावर है उसको हम वैल्यू ऑफ मनी का नाम देते हैं। वैल्यू ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। आइए एक बहुत सिंपल डेफिनेशन उसको हम लोग पढ़ते हैं। एसी पिगो की डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ इट। यानी आप पैसे के एक यूनिट के बदले में क्या हासिल कर सकते हैं। जब आप एक्सचेंज करते हैं तो उस एक्सचेंज के बदले में आपको क्या मिल सकता है, दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। और इसी तरह से वैल्यू ऑफ मनी सेकंड डेफिनेशन भी इंटरेस्टिंग है। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स इट्स परचेजिंग पावर, एंड परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ यूनिट ऑफ मनी विल परचेज। ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन भी मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूँ। बाय द वैल्यू ऑफ मनी वी मीन द अमाउंट ऑफ थिंग्स इन जनरल विच विल बी गिवन इन एक्सचेंज फॉर अ यूनिट ऑफ मनी। देखिए, आपको ये तीनों डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक डेफिनेशन याद कर लें जो आप लोग अच्छे से याद कर सकें और उसको पेपर में लिख दें, ये काफ़ी है। उसके बाद चलते हैं जी टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी टू टाइप्स की होती है। एक होती है उसकी इंटरनल वैल्यू। इंटरनल वैल्यू का मतलब है कि आप जिस मुल्क की वो करेंसी है उस मुल्क में रहते हुए आप उस करेंसी से क्या ख़रीद सकते हैं, ये उसकी इंटरनल वैल्यू है। और जब हम एक्सटर्नल वैल्यू की बात करते हैं, स्क्रीन पे मेरे साथ रहिएगा आप लोग। स्क्रीन के ऊपर जहाँ जहाँ जिस लाइन पे मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ जो है माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऊपर देखें तो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंटरनल वैल्यू को शो करती है, और फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज हम कितनी ख़रीद सकते हैं उसकी परचेजिंग पावर जो है वो एक्सटर्नल वैल्यू को शो करती है। रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस। वैल्यू ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल इज़ इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल। वो कहते हैं जी कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। ठीक है। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, तो पैसे की वैल्यू कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये से आप 1 किलो 100 रुपये में आप अगर 1 किलो जो है वो फ्लोर यानी कि आटा ख़रीद रहे हैं, और अगर जो है वो आटे की कीमत डबल हो गई है यानी प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली पहले हम अगर 1 kg जो है वो 100 में ख़रीद रहे थे और अब 1 kg 200 का हो गया, तो इसका मतलब है कि पैसा जो है उसकी वैल्यू डाउन चली गई है। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू फॉल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द जनरल प्राइस लेवल फॉल बाय 20% देयर इज़ राइज ऑफ 20% द वैल्यू ऑफ मनी। मीन्स जितना इन दोनों के दरमियान आपस में एक बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन कैसे किया जा सकता है? वैल्यू ऑफ मनी
जो है हर चीज़ की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर चीज़ की वैल्यू को हम पैसे की मदद से डिटरमिन कर सकते, लेकिन पैसे की अपनी वैल्यू को हम पैसे की मदद से डिटरमिन नहीं कर सकते। इसके लिए डिफरेंट थेरीज़, डिफरेंट लोगों ने अपने जो हैं वो स्टडीज़ पेश की हैं। आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। इसके लिए बुनियादी तौर पर 3 अप्रोचेस जो हैं वो मौजूद हैं लिटरेचर में, और आपके सिलेबस में भी ये तीनों अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन करने के लिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, ठीक है। सेकंड है जी कैश बैलेंस थ्योरी, और थर्ड है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी। अब ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ मनी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी, इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, जैसा कि कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच, कैश बैलेंसेस अप्रोच और इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है जी। तो आइए अब हम इनका वन बाय वन जिक्र करते हैं। इस लेक्चर में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच का जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है उसके ऊपर गौर करते हैं। The quantity theory of money states that the quantity of money is the main determinant of the price level or the value of money. अब जो क्वांटिटी थ्योरी वाला बंदा है वो कहता है कि पैसे की मुल्क में जो क्वांटिटी है वही उसकी वैल्यू को डिटरमिन करती है। अगर मुल्क में जो पैसा सर्कुलेट कर रहा है, एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस लेवल। जितना पैसे की मुल्क में जो मतलब मुल्क में जो पैसा लोगों के हाथों में मौजूद है, जितनी क्वांटिटी मौजूद है, उस पैसे में जैसे ही कोई चेंज आता है तो वैसे ही जो है प्राइस लेवल भी चेंज होता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं। J.S. मिल की डेफिनेशन ज़्यादा आसान है, आइए उसको एक नज़र देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अगर दूसरी चीज़ें सेम रहें, वेरीज इनवर्सली एज इट्स क्वांटिटी, वो अपनी क्वांटिटी से उल्ट जो है वो तब्दील होती है। एवरी इंक्रीज़ ऑफ क्वांटिटी, एवरी इंक्रीज़ ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में जब इंक्रीज़ होता है, लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एवरी डिमिनिशन, ठीक है, तो उससे पैसे की वैल्यू जो है, यानी जैसे ही पैसे मुल्क में पैसे की मिकदार बढ़ती है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आता है तो पैसे की वैल्यू कम होती है, ठीक है। और अगर हम मुल्क में पैसे की सप्लाई को बढ़ाते हैं तो उसकी जो रेशो है वो क्या होता है, वो उससे जो है वो उसके एग्जैक्टली इक्वलेंट होती है। तो ये हमारे जो है ये एक डेफिनेशन थी, इसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद जनाब हम चलते हैं, वो कहता है जी जैसे ही ये भी डेफिनेशन देख लें, other things remaining unchanged as the quantity of money in circulation increase, price level also increase in direct proportion and the value decreases and vice versa। उसने कहा जी मुल्क में पैसे की सर्कुलेशन बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ता है और वैल्यू जो है वो कम होती है, एंड वाइस वर्सा। ये भी आपने पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी है, अगर आप ये लिखना चाहते हैं इसमें से कोई वर्ड मिसिंग नहीं करना, ठीक है जी। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है ये हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए फ़िशर ने एक इक्वेशन दी थी जिससे फ़िशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था प्रोफेसर नार्विंग फ़िशर, उसने जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी और उसने एक फार्मूला दिया था जिसे फ़िशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया। ये उसकी बुक थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसके अंदर ये प्रिंट हुआ था। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे फ़िशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की। तो उसके लिए उसने एक फार्मूला दिया था और वो फार्मूला था PT इज़ इक्वल टू MV प्लस M डॉट V डॉट, ठीक है। ये उसने जो फार्मूला दिया था PT इज़ इक्वल टू MV प्लस M डॉट V डॉट, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल टू MV प्लस M डॉट V डॉट एंड T, ठीक है। ये जो था ये जो
आपका फॉर्मूला है, इसको अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं। पी का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल, और टी का मतलब है वैल्यू ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शंस। मींस एक ख़ास टाइम में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची गई उसकी वैल्यू टी है, ठीक है। एम का मतलब है मुल्क में जितनी भी इस वक्त लीगल मनी मौजूद है, और वी का मतलब है कि वेलोसिटी, यानी वो पैसा किस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में घूम रहा है, उसकी घूमने की स्पीड। इसी तरह से एम डॉट है जो क्रेडिट मनी, उधार का पैसा मार्केट में मूव कर रहा है, ठीक है, उधार मूव कर रहा है मार्केट में, और वी उसकी वेलोसिटी है। तो ये फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं। एम जो है हमारे पास, यानी कि लीगल टेंडर मनी की जो क्वांटिटी है वो 1000, और क्रेडिट की क्वांटिटी जो है वो 500 है। और जो आपका जिसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी की वेलोसिटी 5 है और क्रेडिट मनी की वेलोसिटी 3 है, और टी जो है वैल्यू ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन वो 100 है। अगर हम इन अमाउंट्स को इस तरह से रखते हैं और उनका हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमारे पास जो प्राइस लेवल है पी हमारे पास वो आता है जी यहाँ पर 65, ठीक है। अब अगर हम पैसे की सप्लाई को डबल कर दें, यानी हम जहाँ पर 1000 है उसको हम 2000 कर दें, और जो एम डॉट है उसको हम 500 कर दें, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी वही रहे, तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको दोबारा इसमें पुट करेंगे और दोबारा उसका जो रिस्पांस है वो 130 आएगा। यानी जैसे ही हमने जो मनी है और क्रेडिट मनी है उनकी क्वांटिटी को डबल किया, तो उससे प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो गया, यानी कि महंगाई हो गई। पहले P 65 था, अब P 130 पर चला गया है। एज मनी हैज़ डबल्ड, द जनरल प्राइस लेवल इज़ ऑल्सो इंक्रीज फ्राम ₹65 टू ₹130, और उससे जो है पैसे की जो वैल्यू थी वो डाउन चली गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। अच्छा, अब अगर हम उनको कम कर दें, क्वांटिटी ऑफ मनी को 500 पे ले जाएं और क्रेडिट मनी को 250 पे कर दें, तो अब आप देखें कि अब जो P है हमारे पास वो आ जाता है 32.50, यानी मुल्क में पैसे की क्वांटिटी को कम करने से आपकी जो है प्राइस लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पर ये थ्योरी पेश की गई। आइए उन अजम्पशंस को वन बाय वन देखते हैं। उनमें जो सबसे पहली अजम्पशन है वो है कि फिशर जो था उसने अज्यूम किया था कि नंबर ऑफ़ टाइम्स अ मनी यूनिट चेंजेस हैंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो पैसे की वेलोसिटी है कि एक ख़ास टाइम में पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में कितनी देर में जाता है, जो उसकी सर्कुलेशन है, उसने कहा वो सर्कुलेशन अनचेंज रहती है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि पैसा एक ही स्पीड से एक हाथ से दूसरे हाथ तक मूव करे। जैसे कोविड में, लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा है कि जो पैसे की सर्कुलेशन है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, तो पैसे की सर्कुलेशन रुक जाती है, ठीक है। तो कभी तेज़ होती, ईद के दिनों में पैसे की सर्कुलेशन बहुत तेज़ होती है, बकर ईद के दिनों में, ईद उल फितर के दिनों में बहुत तेज़ होती है पैसे की सर्कुलेशन। तो ये चीज़ है। नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। इस थ्योरी में ये भी अज्यूम किया गया कि जो क्रेडिट मनी है उसकी भी जो क्वांटिटी है उसमें भी कोई चेंज नहीं, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा जी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सेम रहेंगी, ठीक है। यानी पैसे से जो काम किए जाते हैं, द वर्क टू बी डन बाय मनी और द ट्रांजैक्शंस टू बी परफॉर्म मस्ट रिमेन द सेम, वो भी एक ख़ास टाइम में सेम रहेंगी। बार्टर ट्रांजैक्शंस में कोई चेंज नहीं आएगा। होर्डेड मनी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मुल्क में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, हर बंदा नौकरी कर रहा होगा, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ किया जा रहा होगा। और जो मनी और क्रेडिट मनी जो है
उसके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब ये जो उसने अजम्पशंस दी थी उनमें जो सबसे पहला इशू ये था कि ये अजम्पशंस जो थी ये प्रैक्टिकल नहीं थी, दे वर नॉट रियल, दे वर नॉट प्रैक्टिकल मार्केट सेटिंग में जो उसने अजम्पशंस दी थी वैसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रबल ये था कि अदर थिंग्स सेल्डम रिमेन द सेम, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती थी, बहुत कम ऐसा होता था। नंबर उसके बाद नेक्स्ट है जी वन साइडेड थेरी। वन साइडेड थेरी का मतलब है कि उसने पैसे को सिर्फ इस तौर पर लिया है अपनी थेरी में कि पैसे से मदद से हम चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसे की मदद से हम वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो उसने इस चीज़ को जो था वो इग्नोर किया, यानी फिशर की जो क्वांटिटी थेरी थी उसमें सिर्फ पैसे की एक साइड का जिक्र था। प्रोपोर्शनल चेंज ज़रूरी नहीं है कि अगर पैसे की क्वांटिटी को डबल करें तो चीज़ों की प्राइसेस भी डबल हो जाएं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ये रिलेशनशिप बिल्कुल 100% एक्यूरेटली प्रोपोर्शनेट नहीं होता। और प्रोसेस ऑफ चेंज जो है, यानी आपका जो है क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, उसको उसने उस प्रोसेस का उसने ज़िक्र डिटेल में यहाँ पर नहीं किया। उसके अलावा उसने ये कहा था कि उसने परचेजिंग पावर का ज़िक्र किया था। ठीक है, उसने कहा था कि डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैम आर कमोडिटी ट्रांजैक्शंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टी इन द इक्वेशन। उसने कहा जी कि उसने मतलब तमाम जो ट्रांजैक्शंस थी जैसा कि John Maynard Keynes has pointed out that large number of transactions taking place through money are industrial, commercial and financial. ठीक है जी, only a small portion of them are commodity transaction which are represented by T in the equation. उन्होंने कहा कि डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन उनमें से उसने सिर्फ जो है कमोडिटी ट्रांजैक्शंस का जिक्र लिया है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको उसने जो है वो कंसिडर नहीं किया। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है कि पैसे की जो सर्कुलेशन है, ठीक है, उसके कॉज क्या हैं। ठीक है, उनमें स्पीड कैसे आती है, वो स्लो कैसे होती है, ये इसका जिक्र उसने यहाँ पर नहीं किया। ट्रेड साइकिल के दौरान प्राइसेस जो हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि प्राइस लेवल में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से आती हैं। हालांकि 1930 में पैसा भी लोगों के पास ज़्यादा था, लेकिन प्राइसेस फिर भी ऊपर नहीं गई और पूरी दुनिया के मुआशी हालात जो थे वो वर्स्ट थे। उसकी रीज़न जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उसकी रीज़न ये थी कि उस वक़्त वर्ल्ड वॉर होके ख़त्म हुई थी, तो इस वजह से ओवरऑल जो था वो स्टैंडर्ड्स, ओवरऑल चीज़ें जो थी वो डिस्टर्ब थी। फिर उसके बाद जो है ये एक वीक थ्योरी थी। ठीक है, इसमें जो है पैसे को अनड्यू इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, इस थ्योरी में जो है वो वेलोसिटी ऑफ मनी को अनड्यू इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, फिर उसने इसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था कि शॉर्ट रन में प्राइसेस की चीज़ों की प्राइसेस में क्यों चेंज आता है। प्राइस लेवल को उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, और उसके अलावा जो है डिप्रेशन में जो लो प्राइसेस होती हैं वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की वजह से नहीं होती, बल्कि जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से होती हैं। ठीक है, फिर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया था जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इग्नोर रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका उसने ज़िक्र नहीं किया अपनी थ्योरी में, और अदर फैक्टर्स को भी इग्नोर किया। फिर उसके बाद जी 11 पॉइंट है, ये स्टैटिक थ्योरी है और इसमें उसने जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया था। हालांकि ऐसा नहीं होता कि मुल्क में सभी लोग नौकरी पे लगे हों, कुछ लोग बेरोज़गार भी होते हैं। इवन जो वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये फिनोमेना मौजूद है। और शॉर्ट रन में ये इसने चीज़ों को इग्नोर किया, लॉन्ग रन में इसने चीज़ों को देखा है।
तो ये था जनाब हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें हमने इस बात का ज़िक्र किया कि पैसा जो है उसकी वैल्यू कम होती है जैसे जैसे मुल्क में पैसे की क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है, पहले स्टडी करना है, फिर याद करना है और फिर इसको नोटबुक पे लिख लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।